हमारा और प्रकृति का कैसा रिश्ता है या कैसा रिश्ता होना चाहिए। क्या मनुष्य ही है जो प्रकृति के केंद्र में है, इस दुनिया के केंद्र में है? नमस्कार, मैं अवधेश त्रिपाठी और नई धारा समीक्षा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस पुस्तक की, उसका नाम है मिट्टी का इत्र। यह दिलीप चिंचालकर के द्वारा ही बनाए गए चित्रों और उनकी लिखी कहानियों का ही संकलन है। शुरुआत में चकमक नाम की बच्चों की पत्रिका में ये धारावाहिक तौर पर प्रकाशित हुई थी कहानियां, और बाद में मिट्टी का इत्र नाम से इस संकलन में संकलित है। इस किताब को पढ़ते हुए 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण समझ में आती हैं। एक, हमारा और प्रकृति का कैसा रिश्ता है या कैसा रिश्ता होना चाहिए। 2, हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देखें। 3, क्या इस प्रकृति के केंद्र में मनुष्य ही है या और भी कुछ है जो इसके केंद्र में है, या कोई केंद्र होता ही है। और 4, हम अपने अनुभव कैसे साधारण तरीके से अभिव्यक्त करें। तो इन 3-4 बातों पर मैं थोड़ी सी चर्चा यहां करना चाहूंगा। दिलीप चिंचालकर का एक परिचय यह भी है कि इनके पिता विष्णु चिंचालकर थे, जो बहुत मशहूर चित्रकार, एम.एफ. हुसैन से 1 साल छोटे, महान शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व के अभिन्न मित्र। और दिलीप इस सब वातावरण में, जहां एक चित्रकार पिता, जिनके मित्र एक बड़ा मशहूर और बहुत महान गायक, और पिता के दूसरे मित्र जो दूसरे ऐसे ही पेशों में हैं, उनके बीच पले बढ़े एक बच्चे ने, या बड़े होने के बावजूद उस अपने बच्चेपन को बनाए रखे व्यक्ति ने ये कहानियां लिखी हैं। इसकी दुनिया उन्होंने रची है। तो जैसे प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, अगर इस सवाल को हम सोचें, तो इसमें एक कहानी में जिक्र आता है कि बरसात का इंतजार कर रहे हैं, बरसात हो नहीं रही है, और एक दिन गमले को साफ करते हुए, उसके नीचे की मिट्टी हटाते हुए दिखाई पड़ता है कि छोटी छोटी जो चींटियां हैं, उनके अंडे चींटियों के साथ वहां मौजूद हैं, और वे उनको कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाने की हड़बड़ी में नहीं। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर बरसात होने वाली है तो उसका पता सबसे पहले चींटियों को चलेगा, और वे अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए वो भागदौड़ शुरू कर देंगे। यानी अभी बरसात नहीं आने वाली है। जिस बरसात का वो इंतजार कर रहे हैं, वो बरसात अभी नहीं आने वाली। किस तरह से जो मनुष्य सोचता है कि भाई प्रकृति हमारे लिए है, हम प्रकृति को जानते हैं, तो उसकी जगह पर कैसे चींटियां, कैसे दूसरे जानवर, कैसे पक्षी प्रकृति के ज्यादा करीब हैं, वो उनको ज्यादा बेहतर समझते हैं, उनसे ज्यादा चीजें आप सीख सकते हैं, वो इस किताब में दर्ज है, वो मिलेगा।
दूसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है वो ये है कि क्या मनुष्य ही है जो प्रकृति के केंद्र में है, इस दुनिया के केंद्र में है? क्या वो बरसात के बाद जो छोटे छोटे चींटों के पर निकल आते हैं, वे इस धरती का पर बरसात का उत्सव मनाते हुए अपना प्राण त्याग देने वाले वे छोटे छोटे कीड़े, क्या वो धरती के केंद्र में नहीं है, पर्यावरण के केंद्र में नहीं है? क्या कुत्ते, मैना, तोता, कबूतर, कोयल या करंज के पेड़, नीम के पेड़, ये सब प्रकृति के केंद्र में नहीं है? ऐसा क्यों है कि मनुष्य ही प्रकृति के केंद्र में है? ऐसा मनुष्य का परसेप्शन है, उसे लगता है कि वह केंद्र में है, जबकि प्रकृति किसी को केंद्र में नहीं रखती। प्रकृति सबके प्रति एक जैसा न्याय करती है, एक जैसा व्यवहार करती है। और यदि आप इन कहानियों से गुजरेंगे तो पाएंगे कि इसमें प्रकृति का जैसा सुंदर चित्रण है, जहां नीम का पेड़ परिवार में शामिल हो जाता है। अगर घर बनाते समय, नींव खोदते समय नीम के पेड़ की जड़ों को बचाया गया, तो बदले में नीम के पेड़ ने छत के ऊपर पूरी छांव कर दी। सब एक दूसरे से कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर है। इस बात को इन कहानियों के जरिए आप समझ सकते हैं, खास करके किशोर वय के बच्चों के लिए ये कहानियां बड़ी उपयोगी है। तीसरा एक सवाल जो मनुष्य की केंद्रीयता से जुड़ा हुआ है, वो एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, जिसमें एक काली और उसके 10 छोटे छोटे पिल्लों का जिक्र है। तो इस कहानी में यही है कि भाई काली ने पिल्ले, उसके पिल्ले हुए हैं और 10 पिल्ले हैं, और किस तरह से वो अपने बच्चों की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें से मर जाते हैं। और उसमें मनुष्य का जो एंगल है वो ये है कि वो देखता है कि इसमें से सबसे ज्यादा बुरा उसे लग रहा है कि जब मर गए कुत्ते के पिल्ले को बाकी उसके जो भाई हैं, जो दूसरे पिल्ले हैं, वे उसकी लाश से अपना पेट भरते हैं। उसे ये बहुत बुरा लगता है। और फिर एक दिन वो ये देखता है कि एक छोटे पिल्ले को बाकी के 2-3 पिल्ले उस पे टूट पड़े हैं और उसका गला दबा रहे हैं। उसे बड़ी तकलीफ होती है, वो जाता है किसी तरह से उसे छुड़ाता है और फिर उसे लेकर के हॉस्पिटल जाता है। वहां डॉक्टर बताता है कि इसका सब कुछ, मतलब इसका गले की हड्डी चूंकि टूट चुकी है, इसलिए अब जीना बहुत मुश्किल है इसका। फिर भी वो इंजेक्शन उसको देता है, ले आते हैं, उसको एक जगह रख देते हैं। काली बार बार उसके पास, बच्चे के पास आती जाती रहती है, और लेकिन बाकी उसके जो भाई हैं वो जब भी आते हैं उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। 2 दिन और कुछ इंजेक्शन, कुछ अस्पताल की यात्रा के बाद वो पिल्ला खत्म हो जाता है। तब एक सवाल उलट करके ये आता है कि इसमें लेखक ये पूछता है कि मेरी मानवीयता के चलते इस पिल्ले को 48 घंटे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, उसे 2 अस्पताल की यात्राएं और 2 इंजेक्शन का सामना करना पड़ा। यदि मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो 5-10 मिनट में इसकी यातना समाप्त हो गई होती।
और दूसरा पहलू ये है कि चूंकि उसे इंजेक्शन दिया गया और एक मानवीय हस्तक्षेप हुआ, तो उसके बाद में उसे दफन किया जाता है। तो कहता है लेखक कि इसमें एक तो ये हुआ कि उसको ज्यादा तकलीफ हुई, और दूसरे ये कि अगर उन 3 पिल्लों ने इसे मार दिया होता तो उन तीनों का 2 दिन पेट भरता। इससे एक बात जो हिट करती है, जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, कि क्या जिसको हम मनुष्यता कहते हैं, मानवीयता कहते हैं, उस पैमाने पर ही पूरी प्रकृति और उसके आचरण को देखा जाना चाहिए, या उसके कुछ अलग नियम हैं, कुछ अलग तौर हैं जिनसे वो प्रकृति चलती है, संचालित होती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसी तरह के एक प्रसंग में है जहां वो एक मोर को बचाते हैं जिसको कुत्तों ने घेर लिया है, और उसके बाद वो जहां जहां जाते हैं और अगर मोर दिख जाता है तो एक खास तरह की आवाज करता है, और जब तक लेखक उसी तरह की आवाज निकाल करके रेस्पॉन्ड न कर दे तब तक वो लगातार वो आवाजें निकालता रहता है। तो इन प्रसंगों के जरिए लेखक थोड़ा सा एक बताने की कोशिश करता है कि हाँ, इसमें कुछ तो प्रकृति के जो नियम हैं, जैसे वो चल रही है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और कई जगहों पर यह संभव है कि आप थोड़ा बहुत हस्तक्षेप भी करें, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप अपनी भूमिका में भी कुछ जगहों पर रहेंगे ही, उससे आप बच नहीं सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब में विष्णु चिंचालकर जी और कुमार गंधर्व की मित्रता के कुछ किस्से भी दर्ज हैं, और विष्णु चिंचालकर द्वारा कम से कम रेखाओं में कुमार गंधर्व के अलग अलग भावों को पकड़ने वाली जो रेखाओं के चित्र हैं, उनमें से 2 चित्रों को यहां दिया गया है, जो इस किताब को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी ऐसी किताब में है जिसे आप अपने किशोर बच्चों को दे सके और खुद भी पढ़ने के लिहाज से, ये कि कैसे एक बड़ा लेखक, बड़ा चित्रकार प्रकृति के बारे में सोचता है, संगीत के बारे में सोचता है, जीवन के बारे में सोचता है, उससे अगर आप जुड़ना चाहें तो ये किताब आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।